दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जिग्नेश और भूमि के नाम। पिछली रात का दृश्य मेरी आंखों में अभी तक घूम रहा था। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। जो मेरे साथ हो चुका था उसके बाद मेरी बर्बादी पक्की थी। मेरी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। हमारी शादी को सिर्फ एक ही दिन हुआ था, लेकिन हमारे बीच ऐसी दरार पैदा हो चुकी थी जिससे मेरा घर बर्बाद हो सकता था। कहते हैं, अगर मर्द के दिल में राई बराबर भी शक आ जाए तो औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जबकि उनके दिल में इस बार सिर्फ शक नहीं आया था, बल्कि सच्चाई उनके सामने खुलकर आ गई थी। जिस सच्चाई को छुपाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी। मुझे अपना आप ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मैं अपनी जेठानी और अपनी सास के बीच में बैठी हुई थी। मेरे पति मुँह दिखाई की रस्म के इंतजाम देखने के लिए बाहर गए हुए थे। अचानक ही मेरी सास कमरे से बाहर गई तो मेरी शादीशुदा ननद मेरे बगल में आकर बैठ गई और मुझे छेड़ते हुए बोली, भाभी जी, कल रात की दास्तान तो सुनाइए। आखिर हमारे भाई ने आपकी खूबसूरती को किस तरह सराहा है। ये कहते ही वो जोर से हंस पड़ी और उसकी इस हंसी में बाकी लोगों की हंसी भी शामिल हो गई और रात का दृश्य मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह लहराने लगा था। विदाई के वक्त मेरे माँ बाप मुझे बस नम आंखों से देख रहे थे। मेरी माँ ने मुझे गले तक नहीं लगाया था और अपनी माँ की नाराज़गी की वजह मैं जानती थी, लेकिन मैं बेबस थी। मैं एक बार अपनी माँ के गले लगना चाहती थी, उन्हें महसूस करना चाहती थी। आखिर को वो मेरी माँ थीं। सारी ज़िंदगी उन्होंने ही मुझे पाला था, मगर उन्होंने मुझसे रुख फेर लिया था। उन्होंने इतना ख्याल भी नहीं किया कि आसपास मेहमान खड़े हैं, मेरे ससुराल वाले भी मौजूद हैं, लेकिन वो मुझसे इतनी नाराज़ थीं कि खामोशी से महफिल छोड़कर अपने कमरे में चली गई थीं। मेरे ससुराल वाले मुझे विदा करवाकर घर ले आए थे। मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। मैं अपनी सास के बगल में बैठी सभी नज़ारे देख रही थी। हर एक के चेहरे पर मुस्कान थी, सभी खुशगप्पियों में मशगूल थे। मेरी सास ने अपने परिवार की सारी रस्में निभाई थीं। उसके बाद मेरी जेठानी मुझे मेरे पति के कमरे में पारंपरिक दुल्हनों की तरह बिठाकर चली गई थी। कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। उन्हें एक नज़र देखते ही मुझे अपने दिल की धड़कनें बिखरती हुई महसूस हुई थीं। मुझे शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं घबराहट का शिकार थी। मुझे बस एक ही डर था कि अगर मेरे पति को मेरा राज पता चल गया तो मेरा क्या होगा। यही सोच सोच कर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। वो कदम कदम चलते हुए मेरे करीब आए थे और मेरे पास आकर बैठ गए। वो मेरा हाथ थामते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो और ऐसी ही उम्मीद मैं तुमसे रखता हूँ। जबकि उनकी ये बात सुनकर डर के मारे मेरे माथे पर पसीने आ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर अपने होठों से लगाया और अपनी जेब में हाथ डालकर अंगूठी निकाली थी। मुझे अपना दिल बेकाबू होता महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और एक बार फिर मेरे हाथ को चूमकर बोले, कुछ देर के लिए हमें इजाज़त दें और प्लीज़ आप बिस्तर से उठ जाएं। मुझे सफ़ेद चादर बिछानी है। मैंने माँ को बोला भी था, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पाई थी शायद। वो ये कहकर मेरा हाथ थाम चुके थे, जबकि मैं उन्हें डरी हुई निगाहों से देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जान निकलने वाली हो, मगर मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और उनकी ओर देखते हुए सवालिया लहजे में बोली, क्यों जिग्नेश जी, मैं बिस्तर से क्यों उठूं और आप सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहते हैं? ये चादर भी तो ठीक है ना? मेरी आवाज़ कांप रही थी, जबकि वो मुझे देखते हुए ठंडे लहजे में बोले, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और मैं एक बार फिर अनजान बनते हुए बोली, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? जबकि वो मुझे मेरे बाजू से थाम कर बिस्तर से नीचे खड़ा कर चुके थे और मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन देते हुए बोले, जान, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। वो ये कहकर अलमारी की तरफ बढ़े, जबकि मैं किसी भी तरह उन्हें रोकना चाहती थी। मैंने बिस्तर पर बिछी हुई लाल चादर को देखकर चैन की सांस ली थी, लेकिन अब अपने पति को अपने ही हाथों से सफ़ेद चादर बिछाते देखकर मेरा दम निकलने की कगार पर था। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। मैं एक बार फिर उनके रास्ते में आ गई और उनके हाथों को अपने हाथों से थामते हुए बोली, फिजूल में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये चादर ज़्यादा प्यारी लग रही है। छोड़िए सफ़ेद चादर, कल बिछा लेना। अभी हम इसी पर बैठकर कुछ प्यार भरी बातें करते हैं।
मैं उन्हें अपनी बातों में उलझाना चाहती थी, लेकिन वो काफ़ी समझदार इंसान थे। वो मुझसे पूरे 6 साल बड़े थे और मुझसे ज़्यादा समझ रखते थे। इसीलिए उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखकर मुझे एक तरफ किया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, परेशान मत हो, इस पर बैठकर भी हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। ये कहते ही उन्होंने वो चादर खींचकर बिस्तर से उतार दी और सफ़ेद चादर बिछा दी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सफ़ेद चादर बिछाने के बाद वो मेरी तरफ मुड़े और मेरा हाथ थाम कर बोले, आओ अब इस पर बैठकर हम दोनों बातें करते हैं। मुझे तो मम्मी पर भी गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं दी। बेवजह मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। ये कहते ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरी पहुंच से दूर था। वो मुझे लेकर बिस्तर पर बैठ चुके थे। मैं अब उनकी मजबूत बाहों में थी। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि आज की रात मैं उन्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी तो मसले की कोई बात ही नहीं होगी। मगर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि सामने बैठा वो इंसान मुझसे छोटा नहीं बल्कि मुझसे उम्र में बड़ा है और हमारा कोई प्रेम विवाह नहीं हुआ था, बल्कि ये एक अरेंज मैरिज थी और इन शादियों में सिर्फ औरत को ही सब्र से काम लेना पड़ता है। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरे पति ने मेरी कमर में अपना हाथ डाला था, जबकि मैं घबराकर उनसे थोड़ी अलग हुई थी और उनकी ओर देखते हुए बोली कि जिग्नेश जी, मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मेरी बात सुन लें। मैं लड़खड़ाते हुए बोल रही थी, जबकि अचानक ही वो मेरे होंठों पर झुके थे। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मैं किसी भी तरह उन्हें रोकना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो मुझसे अलग हुए और बिना मेरी इजाज़त के उन्होंने मेरा ब्लाउज ढीला कर दिया। डोरियां खुलते ही मुझे सब कुछ ख़त्म होता महसूस हुआ था। मैंने उनके सीने पर हाथ रखा और उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, जिग्नेश जी, मेरी बात तो सुन लें। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। एक बार मेरी बात तो सुने। मगर अचानक ही उन्होंने मेरे शरीर से मेरा ब्लाउज अलग कर दिया और धीरे धीरे वो मेरे वजूद में खोते चले गए। फिर हम दोनों के बीच कुछ ऐसे कमज़ोर पल आए कि मुझे अपना आप बहकता हुआ महसूस हुआ। मैं जानती थी कि सुबह होने के बाद क्या हंगामा होगा, लेकिन इस पल अपने पति की संगत को महसूस करना चाहती थी, इसलिए सारी बातों को भुला दिया था। धीरे धीरे वो मेरी मोहब्बत की गहराइयों में खोते चले गए थे। वो रात कतरा कतरा पिघल रही थी। उनकी मीठी मीठी सरगोशियाँ, उनकी चाहत भरी आंखें मुझे बहुत कुछ बता रही थीं। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थीं और आखिर में उन्होंने मुझे अपने आप में समा लिया था। हम दोनों कब एक दूसरे से लगे सो गए थे, इस बात का न मुझे पता हुआ और न ही मेरे पति को। सुबह करीब 10 बजे मेरे दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी थी और मेरी आंखें फ़ौरन खुल गई थीं। मैं अपने पति की बाहों में थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब था। फ़ौरन ही मेरे चेहरे पर शर्म के आसार आने लगे थे, मगर अचानक ही मेरी आंखों के सामने कल रात का एक एक मंजर घूम गया। उन्होंने सफ़ेद चादर बिछाई थी, यानी मेरा सच उनके सामने आ चुका था। मैंने फ़ौरन ही उस चादर को देखा तो मुझे अपना आप ख़त्म होता महसूस हुआ। सांस सीने में कहीं अटक गई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही जिग्नेश ने मुझे एक बार फिर अपनी पनाहों में जकड़ा। मैं अब उनके वजूद से दूर होना चाहती थी, लेकिन वो एक बार फिर मुझ में खो गए थे। थोड़ी देर बाद वो मुझसे अलग हुए तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए प्यार भरे लहजे में कुछ शेर कहे और मेरे गाल को सहलाते हुए मुझे नहाने की सलाह दी, जबकि मैं बेखुदी में बोली, नहीं, पहले आप जाएं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। उन्होंने सिर नामे हिलाया और मुझे देखते हुए बोले, नहीं, आपको तैयार होने में कुछ वक्त लगेगा और मुझे थोड़ा कमरे में काम है, इसलिए जाएं, आप नहा लें। अब उनका लहजा थोड़ा सर्द मालूम हो रहा था। मैंने थूक निगला और खामोशी से बाथरूम में चली गई थी। मुझे मालूम था अब मेरे साथ क्या होना था। बाथरूम में मैंने जानबूझकर काफ़ी वक्त लगाया था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। पाँव और हाथ कँपा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर गीले बालों के साथ कमरे में आई तो बिस्तर पर सफ़ेद चादर मौजूद नहीं थी, यानी जिग्नेश उस चादर को उतार चुके थे। अब पहले वाली चादर ही मेरे बिस्तर पर बिछी हुई थी और वो भी कमरे में मौजूद नहीं थे। तैयार होने के बाद मैं काफ़ी देर तक कमरे में ही बैठी उनके आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन उन्होंने नहीं आना था और वो नहीं आए। थोड़ी देर बाद मेरी ननद कमरे में आई और मुझे नीचे आने की सलाह दी। मैं कपकपाते लहजे में उससे जिग्नेश का पूछा और उसने सिर्फ इतना बोलकर नीचे की राह ली कि भाई काफ़ी देर से नीचे बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बस आप तैयार होकर नीचे आ जाएं, फिर नाश्ता शुरू करते हैं।
जबकि मैंने एक पल के लिए सुकून का सांस छोड़ा था कि चलो कुछ न सही उन्होंने मेरा इंतज़ार तो किया। मैं जैसे ही नीचे गई उनकी आंखें मुझे बहुत कुछ जता चुकी थीं। उनके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे अभी के अभी ख़त्म कर दें। यकीनन उन्हें मेरा सच पता चल गया था। अचानक ही मेरी ननद ने मुझे दोबारा ठोकर दी तो मैं होश की दुनिया में लौटी और वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने से हट गए थे। सामने मेरी जिठानी ननद बैठे हुए मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी ननद खिलखिलाते हुए बोली, ऐसा भी मेरे भाई ने कल रात आपके साथ क्या कर दिया जो आप अभी तक उनके ख्यालों में ही गुम हैं? लगता है मेरे भाई बहुत पहुंची हुई चीज़ हैं। पहली रात में ही उन्होंने मैदान मार लिया है। उन लोगों की अर्थपूर्ण बातों ने मेरा खून सुखा दिया था। मैंने सिर नाम में हिलाया और खामोशी से सिर झुका लिया था। जो खुशी सुबह जागते वक्त मेरे चेहरे पर आई थी वो अब कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। इसी तरह की महफिल जमी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने आकर सबको पार्लर जाने की हिदायत दी। क्योंकि कल विदाई लेट हुई थी तो आज मुँह दिखाई का फंक्शन था। मेरी बुकिंग मेरी जेठानी के साथ थी। पार्लर जाते ही मेरी जेठानी मुझे लेकर एक कोने में बैठ गई थी और मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए बोली, भूमि क्या हुआ है, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर बता सकती हो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी बल्कि तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूंगी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ जाए। और मैं सुबह से नोट कर रही हूँ कि तुम किसी परेशानी में हो और मैंने जिग्नेश को भी देखा था, वो भी मुझे कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? मेरी आंखें बाहर आई थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस औरत को अपने दिल का हाल बताऊं या ना बताऊं। मगर अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक नसीहत याद आई कि जो तुम कर चुकी हो उसे सिर्फ राज रखना और अगर किसी को बताना हो तो वो सिर्फ तुम्हारा पति हो, इसके अलावा कोई और नहीं। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए है। तुम्हारा अपना वही है जो तुम्हारे दिल के करीब है, जिस पर तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा राज रखेगा। और मैं इस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि ये किस नेचर की मालिक है। मैंने सिर को नाम में हिलाया और बस इतना बोलकर बात को ख़त्म कर दिया कि मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही थी। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। जबकि उसने भी मुझे ज़्यादा कुरेदना ज़रूरी नहीं समझा। शायद वो भी जान चुकी थी कि मैं उसे अपने दिल की कोई बात करना नहीं चाहती। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था और मुँह दिखाई की रस्म भी सकुशल हो गई थी। पूरे फंक्शन में जिग्नेश ने मुझे एक बार भी प्यार भरी नज़र से नहीं देखा था। हालांकि वो सबके साथ ही हंसकर मिल रहे थे, मगर मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं आई थी। मुझे अपने माँ बाप का भी इंतज़ार था, लेकिन मेरे सोचने के ठीक अनुसार वो लोग नहीं आए थे। बस मेरी एक छोटी बहन, मेरा भाई और कुछ रिश्तेदार ही आए थे। कई लोगों ने माँ बाप का सवाल भी उठाया था, मगर मेरी छोटी बहन और भाई ने ये बोलकर बात को संभाल लिया कि वो दोनों दीदी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए बीमार हो गए हैं। वो बाद में दीदी से मिलने के लिए आ जाएंगे। जबकि मैं असल हकीकत से जानकार थी कि वो लोग मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे। मुँह दिखाई के बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे मालूम था कि घर जाते ही मेरी सास मुझसे मेरे माँ बाप का सवाल करेंगी और आखिर वो क्यों नहीं आए थे। और यही सब बातें मुझे परेशान कर रही थीं। घर में दाखिल होते ही मेरी सास ने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास को किस तरह संभालूं। दिन भर की टेंशन ने मेरे दिमाग को एकदम सुन्न कर दिया था। अचानक ही मेरा दिमाग अंधेरे में डूबता महसूस हुआ और इससे पहले कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ती, अचानक ही किसी ने मुझे मजबूत बाहों में ले लिया था। जैसे ही मैंने उस इंसान की तरफ देखा तो मुझे अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति जिग्नेश थे, जो मुझे अपने साथ लगाते हुए बोले, मम्मी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके माँ बाप क्यों नहीं आए वो उनका प्रॉब्लम है। अब ये हमारे घर की बहू है, इसलिए बेवजह के सवाल करके इसे परेशान मत करें। आप भी आराम करें, रात काफ़ी हो चुकी है। वो ये बोलकर सीधा मुझे कमरे में ले आए थे, जबकि मैं हैरान थी। मुझे तो लगा था कि हो सकता है वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कमरे में जाते ही जिग्नेश ने मेरा हाथ झटक दिया। वो मेरे वजूद से बिल्कुल बेगाना हो गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हों। वो अजनबी जैसे बर्ताव करते हुए सोफे पर बैठ गए थे।
मैंने उनकी तरफ एक नज़र देखा और खामोशी से चलकर उनके बराबर में बैठ गई। मैं कुछ कहती या सुनती, अचानक ही उन्होंने मेरा बाजू अपने मजबूत पकड़ में थाम कर मुझे अपने सामने कर लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, मेरे करीब आने की या मुझसे कोई भी बकवास करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा राज मुझे मालूम हो गया है और मैं अपने भगवान से शिकवा भी कर चुका हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी लड़की क्यों दी। जब मैंने कभी अपना किरदार ख़राब नहीं किया, कभी अपनी दुल्हन की अमानत में बेईमानी नहीं की, तो फिर मुझे तुम्हारी जैसी लड़की क्यों मिली। उनकी आंखों में शिकवा था, लहजे में शिकायत थी, जबकि मैं 100 मौत मर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया था। पहले तो मैं यही सोचती थी कि मैं जो कर चुकी हूँ वो मुझे काटना है। मेरे नसीब में कोई ऐसा इंसान आएगा जो बद किरदार होगा, जिसकी पहले से ही कई लड़कियों से दोस्ती होगी। लेकिन अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर एक पल के लिए मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हुआ था। उनकी आंखों में सच्चाई साफ थी। मैं बिना सोचे समझे उनके सीने से लग चुकी थी। मेरे आंसू उनके कमीज को भिगो रहे थे। उन्होंने मुझे थामा नहीं था, बल्कि वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने मुझे खुद से अलग भी नहीं किया था। काफ़ी देर रोने के बाद मैं घुटी घुटी आवाज़ में बोली, मैं मानती हूँ मेरा किरदार ख़राब है, मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा तो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। सभी मुझसे नफ़रत करते हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि जब एक इंसान इतना बड़ा राज जानने के बाद भी मेरे हक़ में अपनी माँ के सामने खड़ा हो सकता है, तो वो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। मैं एक आस से जिग्नेश की तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि उन्होंने मुझसे अपना रुख फेर लिया था, मगर मैं खामोश नहीं हुई थी। यही एक नाजुक पल था। अगर मैं अपने पति को अपनी सच्चाई बता देती, कुछ भी न छुपाती, तो हो सकता था वो मेरी बात पर यकीन कर लेते। मैंने शुरू से अपनी कहानी उन्हें सुनाना शुरू कर दी। मैं घर भर की लाडली थी, सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मम्मी पापा मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। मेरे किसी भी भाई बहन को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि परिवार की किसी भी लड़की के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। मगर मैं अकेली ऐसी थी जिसने अपने पापा से एक बार कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए। मेरे सभी सहेलियों के पास मोबाइल फ़ोन है, मुझे भी चाहिए। मेरे पापा ने मेरी इस ख्वाहिश को एकदम से पूरा किया था और मुझे एक टच फ़ोन ला कर दिया था। इस मोबाइल को पाकर मैं इतनी खुश हुई थी कि कोई हद नहीं। ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता था, इसलिए कुछ तो अपनी सहेलियों से सीखा और कुछ छोटे भाई से सीखकर इसे इस्तेमाल करने लगी। लेकिन जैसे ही इंटरनेट मेरे हाथ में आया, मैं बिल्कुल दीवानी हो गई। हर लड़के को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती। इसी दौरान मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई जो संयोग से मेरे कॉलेज का ही था। शुरुआत में हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, बस मोबाइल पर ही संपर्क था। उसका नाम विष्णु था। हम दोनों की दोस्ती ऐसे हो गई कि सुबह शाम हर वक्त मैसेज पर बातें करते रहते थे। सुबह मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या पहना है, आज मैं किससे मिली, कौन हमारे घर आया, मम्मी क्या कर रही हैं, पापा से आज मेरी क्या बात हुई। आ से लेकर ज्ञा तक मैं अपने दिल की हर बात उससे बताती थी। मुझे मालूम नहीं था कि प्यार क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं की थीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे उस इंसान से लगाव होने लगा था और वो भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की हर संभव कोशिश करता था। कभी मेरी आंखों की तारीफ करता, तो कभी मेरे होठों की, कभी मुझे कुछ कहता, तो कभी प्यार भरे शब्दों से मुझे बुलाता। ये उसका पसंदीदा शौक़ था। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत जल्दी उसकी दीवानी हो गई थी। मुझे पता भी नहीं चला और मैं उसे पसंद करने लगी। कुछ दिन बाद ही हम दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात भी कर ली थी। अब तो ये हाल हो गया था कि मैं और वो कॉलेज में हर वक्त साथ रहते थे। मेरे मम्मी पापा को ये बात मालूम नहीं थी और मुझे डर भी था कि अगर उन्हें पता चला तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हमारे परिवार में लड़कों से दोस्ती करना गलत माना जाता है। मैंने सबसे अपनी दोस्ती छिपा रखी थी। धीरे धीरे हमारे संबंध बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब मैं इन संबंधों को रोकना चाहती थी, क्योंकि मुझे अब उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती थीं। उसका छूना मुझे पसंद नहीं आता था। मुझे उसका हाथ पकड़ना और बार बार मुझे किस करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी मैं उसे छोड़ने की बात करती तो वो मुझे माफ़ी मांग लेता कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। और मैं भी उस समय नाजुक उम्र में थी, इतनी समझ नहीं रखती थी, और मैं उसकी माफ़ी मांगते ही फ़ौरन पिघल जाती। वैलेंटाइन डे के दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था, ये सोच कर कि वो मुझे पसंद करता है, मेरा अच्छा दोस्त भी है। मुझे लगा कि हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ मेरा शरीर हासिल करना चाहता था।
शायद वो जान चुका था कि मैं एक नासमझ लड़की हूँ और मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाकर मुझे अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। पहले मैं छोटे कपड़े पहनने से बचती थी और ख़ुद को सजाती संवारती भी नहीं थी, लेकिन उसके कहने पर मैंने छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे और तैयार होकर कॉलेज जाती थी। ये सारे बदलाव मेरी माँ महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका। घर के लाडली होने की वजह से मुझे हर चीज़ की इजाज़त थी। वक्त बीत रहा था और उसने एक दिन मुझे अपने साथ होटल चलने की मांग की थी। मैंने तुरंत ही उसकी इस बात को मना कर दिया था, क्योंकि मुझे डर था अगर मेरे परिवार में किसी को इस बात का पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसने मुझे वादे और कस्में दे दिए। कब उसकी बातों में मैं फंसी कुछ पता ही नहीं चला। मैं हमेशा कॉलेज के बाद सीधे घर आती थी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती होटल ले गया। वहाँ जाकर मैंने सोचा कि शायद वो मेरे साथ खाना वाना खाकर लौट आएगा, लेकिन उसने होटल के कमरे की चाबी ली और मुझे सीधा ऊपर ले गया। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बदल चुका था। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें बदल गई थीं और धीरे धीरे वो मेरे शरीर में खोता चला गया। पहले मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं बेबस हो गई तो मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया था, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, जल्दी ही हम दोनों की शादी हो जाएगी। इतना कहकर मैं एकदम से खामोश हो गई थी। मेरे आंसू मेरे गालों को भिगो चुके थे। मैं जानती थी कि ये सारी बातें मेरे पति को बहुत बुरी लग रही होंगी। उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन उन्हें हकीकत से रूबरू कराना बेहद ज़रूरी था। मैंने आगे बोलना शुरू किया कि उस दिन उसने मेरे शरीर का इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया था। मैं घर पहुंची तो मेरे पापा घर पर ही मौजूद थे। न जाने उन्हें किसने मेरे होटल की एक तस्वीर भेज दी थी। उसे देखकर उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था, मुझे बहुत सुनाया था। मुझे तो इस बात का डर था कि अगर पापा को इस बात का पता लग गया कि मैं उसके साथ सिर्फ होटल ही नहीं गई थी, बल्कि उसके कमरे में उसके बेड पर मैं दिन बिताकर आई हूँ, तो वो मेरा क्या हाल करेंगे। पापा ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया, लेकिन मैं कॉलेज जाकर उससे बात कर लेती थी। धीरे धीरे वो मुझसे दूर होता जा रहा था, ना मुझसे बात करता ना ही मेरी तरफ ध्यान देता था। शायद ही उसका शौक था सीधी सादी लड़कियों को फंसाकर उनका इस्तेमाल करना और फिर उन्हें छोड़ देना। पापा और मम्मी मेरी उस तस्वीर को देखने के बाद मेरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। आखिरकार थक हार कर मैंने अपने पापा के कदमों में बैठकर विष्णु का पूरा सच बता दिया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने उसी वक्त विष्णु को फ़ोन लगाया और मुझे उससे बात करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि उससे कहो शाम तक रिश्ता लेकर आ जाए। अगर वो मान जाता है तो मैं तुम्हारी शादी विष्णु से करवा दूंगा। मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती थी कि मेरे पापा इस बात के लिए मान गए हैं। मैंने तुरंत ही विष्णु को फ़ोन लगाया। उसने मेरी पहली बार में ही कॉल रिसीव कर ली थी और कॉल उठाते ही बहुत ही बदतमीज शब्दों में बोला, क्या मुसीबत आ गई है तुम पर जो बार बार मुझे तंग करती रहती हो? अभी मैं किसी मीटिंग में हूँ, इसलिए मुझे फ़ोन करके फिर से परेशान मत करना। जबकि मैं जल्दी से बोली, विष्णु, मुझे तुमसे अपनी और तुम्हारी बात करनी है, मेरी एक बार बात सुन लो। वो बेजार शब्दों में बोला, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। जबकि मैं जल्दी से बोल पड़ी, पापा ने मुझसे कॉल करवाई है और वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर मान गए हैं। तुम अपने मम्मी पापा के साथ हमारे घर आ जाओ और हम दोनों शादी कर लेते हैं। जब मैंने ये बात कही तो एक पल के लिए दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी। मुझे तो लगा कि कॉल कट चुकी है, लेकिन कॉल जारी थी और फिर अचानक ही विष्णु के हंसने की आवाज़ आई और वो हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ प्यार के दो बोल सुनकर मेरे साथ होटल के कमरे तक चली आई और वहाँ रंगरलियाँ मना लीं। जब तुम मेरे साथ जा सकती हो तो फिर तुम किसी के भी साथ जा सकती हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज तुम मेरे साथ सो गई, कल किसी और के साथ सो जाओगी। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं। कहने को कॉलेज जाती हो और वहाँ से कहाँ कहाँ चली जाती हो, किसी को कोई खबर नहीं होती। उसकी ये बातें सुनकर मेरा पूरा वजूद हिल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात करेगा। मैं अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा हो गई थी। उन्हें सिर्फ यही मालूम था कि मैं होटल गई थी और उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ खाने के लिए गई थी। लेकिन आज उसकी ज़ुबान से इतना बड़ा सच सुनकर मेरे पापा बुरी तरह टूट गए थे और मैं शर्मिंदगी में मोबाइल बंद करके चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर कह सकती कि वो झूठ बोल रहा है, मगर पापा और मम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लग गए थे
और मैं उस धोखेबाज का गम मना रही थी जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। मुझे अब यही डर था कि मेरी शादी जिस भी लड़के से होगी, अगर उसे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी तो क्या होगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह से मेरी सच्चाई सामने लाएंगे। ये कहकर मैं चुप हो गई थी। मेरी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा आंसुओं से तर था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के हाथ अपने चेहरे पर महसूस हुए, जो मेरे आंसू पोंछ रहे थे। वो मेरी आंखों में देखकर बोले, भूमि, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम अपनी गलती पर पछता रही हो और क्या तुम शर्मिंदा हो? उनकी गंभीर आवाज़ सुनकर मैंने सिर उठाया। वो मुझे गौर से देख रहे थे। मैं रोते हुए बोली, जी मुझे बहुत पछतावा है और मैं अपने इस काम के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ। बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि किसी भी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही लड़का कितनी भी मोहब्बत के दावे क्यों न करे। जो लड़का सच में प्यार करता है वो आपको अपने बिस्तर की शोभा नहीं बनाता, बल्कि अपने दिल की रानी बनाता है और आपकी इज्जत करता है। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, जानती हो भूमि, राज सफ़ेद चादर ने नहीं खोला था, क्योंकि मैं इस सफ़ेद चादर के ढोंग को नहीं मानता। ये सिर्फ एक मन का बहलावा होता है। ये किसी लड़की की पवित्रता की गवाही नहीं देती। शक तो मुझे तब हुआ जब मैंने सफ़ेद चादर का नाम लिया था और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बदलना शुरू हो गए थे। तो मुझे वो चादर बिछाने से रोक रही थी और मैं यही हाव भाव जानने के लिए सफ़ेद चादर का नाम लिया था। और तुम्हारी घबराहट ने सारे राज खोल दिए थे और आज तुमने सारी सच्चाई खुद अपने मुंह से बता दी है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैंने अपने आप को अपनी दुल्हन के लिए संभाल कर रखा था और भगवान ने मुझे ऐसी लड़की दी। लेकिन शायद मेरे नसीब में तुम ही थी। मगर मुझे खुशी है कि तुम इस बात पर शर्मिंदा हो, लेकिन मुझे तुम्हें स्वीकारने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। मैं इतनी आसानी से इस बात को भुला नहीं सकता। मैं मर्द हूँ और मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो पहले ही अपनी इज्जत खो चुकी है। वो ये कहकर चुप हो गए थे। मेरा दिल चाहता था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। एक औरत के लिए वो पल बहुत मुश्किल होते हैं जब वो अपने पति के सामने गुनहगार बन जाती है, और आज मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मेरी माँ ने मुझे कई बार समझाया था कि लड़की की इज्जत कांच के बराबर होती है। अगर उसमें जरा भी दरार आ जाए तो वो दरार कभी नहीं भरती। कभी कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे बाप, भाई और होने वाले पति का सिर झुक जाए। लेकिन मैं अनजाने में ही ये गलती कर चुकी थी, जिसकी माफ़ी शायद ही मेरे लिए थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कुछ महान लोग भी होते हैं। मेरे पति ने इस बात का दोबारा जिक्र तक नहीं किया था, बल्कि कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपना लिया था। मैं दिन रात उनकी सेवा करती हूँ। विष्णु को भुलाकर अपने पति की दीवानी हो गई हूँ। सच है कि जो इंसान खड़े किरदार का होता है उसका नसीब भी बहुत ऊंचा होता है। मेरे पति एक खड़े किरदार के आदमी थे और उन्हें एक प्यार करने वाली बीवी मिली थी। मैंने विष्णु को भूलकर अपने पति जिग्नेश के साथ पूरी ज़िंदगी जीने लगी थी। उन्होंने भी कभी मुझे ताना नहीं मारा था कि तुम एक गिरी हुई लड़की हो जिसने कुछ प्यार भरे दावों के आगे अपनी इज्जत गंवा दी। हमारी शादी को अब काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन हमारे बीच ये बात कभी नहीं आती। मेरे पति ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है और अब हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी भूमि और जिग्नेश के नाम थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों अपना नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर भी ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ एक नई स्टोरी सुनने को मिलती रहे।